दोस्तों, बिना किसी फालतू की बकवास के आज की इस वीडियो में मैं आपको मार्केट एनालिसिस के 3 ऐसे धारदार टूल्स के बारे में बताऊंगा जो अगर आपने अच्छे से समझ लिए तो दोबारा आपको किसी पैटर्न या कैंडल्स की भसड़ में फंसने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, कैंडल्स और पैटर्न्स अब पुरानी चीजें हो चुकी हैं और इनको सीखकर ट्रेड करने वाले मार्केट में आजकल बहुत बुरी तरीके से फैले जा रहे हैं। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आपने ऐसी वीडियो पूरे यूट्यूब पर आज तक नहीं देखी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मार्केट का लॉजिक एकदम सिंपल है। मार्केट 3 चीजों पर चलती है, लिक्विडिटी, वॉल्यूम और इनएफिशिएंसी। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, मार्केट की हर एक मूवमेंट को इन तीनों से एक्यूरेटली समझा जा सकता है। दोस्तों, इस चेन में सबसे ऊपर है लिक्विडिटी, जो सिर्फ अपने दम पर ही पूरी मार्केट को हिला के रख सकती है। लिक्विडिटी का मतलब है किसी एक पॉइंट पर मार्केट में कितने बायर्स और सेलर्स हैं। सीधी सी बात है, बायर्स और सेलर्स जितने ज्यादा होंगे मार्केट उतनी ही ज्यादा मूव करेगी। वहीं अगर लिक्विडिटी ही नहीं होगी तो प्राइस मूव ही नहीं करेगा और बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल्स बनने लगेगी। ये समझना इंपॉर्टेंट है कि लिक्विडिटी कहीं से भी आ सकती है, लेकिन असल सवाल ये है कि लिक्विडिटी कितनी मात्रा में आ रही है। दोस्तों, लिक्विडिटी की मात्रा को वॉल्यूम कहते हैं, इसलिए लिक्विडिटी के बाद अब हम वॉल्यूम पर नजर डालेंगे। भाई साहब, वॉल्यूम हर मार्केट लॉजिक और स्ट्रेटेजी का बेस होता है, जो हमें बताता है कि मार्केट में कितना पैसा आ रहा है या कितना पैसा मार्केट से निकाला जा रहा है। गाइस, हमारा तीसरा एलिमेंट है इनएफिशिएंसीज, यानी जिसे हिंदी में नाकाबिलियत भी कहते हैं। ये दर्शाती हैं कि वॉल्यूम प्राइस पर क्या प्रभाव डाल रहा है। इनएफिशिएंसीज किसी स्पेसिफिक टाइम पर वॉल्यूम को दर्शाने वाली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो टाइम फ्रेम के हिसाब से बदलती है। आज के बाद हम मार्केट में इनएफिशिएंसीज का चश्मा पहनकर ही एनालिसिस करेंगे, जो काफी एक्यूरेट होने वाला है। थोड़ा कम्प्लेक्स तो नहीं लग रहा, लेकिन वीडियो के एंड तक सब कुछ क्लियर किए बिना मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। इनएफिशिएंसीज और मार्केट मूवमेंट के डीप लॉजिक को समझने के लिए हमें 2 फैक्टर्स को समझना होगा। पहला फैक्टर है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर मार्केट की स्टेट को समझना। ये स्टेट 2 तरह की होती है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। जब मार्केट बैलेंस स्टेट में होती है तो बाइंग और सेलिंग के वॉल्यूम बराबर होते हैं और प्राइस बहुत कम और धीरे धीरे मूव करता है। आसान भाषा में बोले तो यहाँ पर ना बायर्स हावी हैं और ना ही सेलर्स। वैसे ये स्टेट काफी रेयर होती है। वहीं पर अनबैलेंस स्टेट में बायर्स और सेलर्स में से किसी एक का वॉल्यूम ज्यादा होता है। जब बायर्स का वॉल्यूम ज्यादा होता है तो प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। वहीं दूसरी ओर जब सेलर्स का वॉल्यूम ज्यादा होता है तो प्राइस घटता है। ये तो हमने पहला फैक्टर जो मार्केट स्टेट है उसको समझा। अब अगर दूसरे फैक्टर की बात करें तो वो है प्राइस डिलीवरी की एफिशिएंसी। ये भी 2 तरह की होती है, एफिशिएंट डिलीवरी और इनएफिशिएंट डिलीवरी। एफिशिएंट डिलीवरी की बात करें तो हर मार्केट मूवमेंट में बायर्स और सेलर्स होते हैं जिनके बीच असल में एसेट्स का एक्सचेंज होता है। अगर ये एक्सचेंज इवनली होता है तो इसे एफिशिएंट डिलीवरी कहा जाएगा, लेकिन असल में ऐसा परफेक्टली कभी होता ही नहीं है। भाई साहब, किसी समय बायर्स डोमिनेट करते हैं तो किसी समय सेलर्स। वहीं पर इसके उलट अगर एसेट्स का एक्सचेंज अनइवन होगा तो अगर बायर्स की संख्या ज्यादा है तो कुछ बाई करने वालों के ऑर्डर्स एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे। वहीं पर अगर सेलर्स बायर्स से ज्यादा हैं तो हर एक्सचेंज में कुछ सेलर्स के एसेट्स बिके भी नहीं रह जाएंगे। यहाँ पर एसेट्स में आता है शेयर्स या कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर फ्यूचर ऑप्शन। आपको जो भी समझना है आप उसको समझ सकते हो। बस यही चीज तो हमारे एनालिसिस के काम आती है। वैसे जो लोग मार्केट में काफी टाइम से है उन्होंने नोटिस ही कर लिया होगा कि ये इनएफिशिएंट प्राइस डिलीवरी फेयर वैल्यू गैप की तरह ही होती है। फेयर वैल्यू गैप ही इस एनालिसिस में हमारा पहला और सबसे सिंपल टूल होने वाला है। जिनको फेयर वैल्यू गैप का नहीं पता उनको बता दूं, फेयर वैल्यू गैप एक प्राइस एक्शन एलिमेंट है जो 3 कैंडल्स के बीच बनता है, जहां बुलिश सिनेरियो में पहली कैंडल के हाई और तीसरी कैंडल के लो में गैप होता है और ये कैंडल्स एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करती। वहीं बियरिश सिनेरियो में इसका उल्टा होता है, जहां पहली कैंडल के लो और तीसरी कैंडल के हाई में गैप बन जाता है। फेयर वैल्यू गैप एक ऐसी प्राइस रिएक्शन जोन है जो मार्केट में एकदम से आई लिक्विडिटी के कारण या फिर कह सकते हैं हाई वॉल्यूम के कारण बनता है। इस फेयर वैल्यू गैप के कारण बायर्स और सेलर्स के बीच में जो एसेट्स का एक्सचेंज होना होता है वो अनइवन होता है। जब बुलिश फेयर वैल्यू गैप बनता है तो कैंडल्स की टेल्स के बीच का गैप बायर्स की तुलना में सेलर्स की कमी को दिखाता है। मतलब लोग खरीदने को तैयार तो हैं, लेकिन उन्हें कोई बेचने वाला ही नहीं मिल रहा। इससे कुछ लोगों के बाइंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाते। यही वो मेन कारण है कि मार्केट बार बार इस जोन को टेस्ट करती है और अपोजिट डायरेक्शन में रिवर्सल होता है। इसके उलट अगर 2 कैंडल्स के हाई या लो ओवरलैप होते हैं तो ये दिखाता है कि बायर्स और सेलर्स के बीच का एसेट ट्रांसफर इफेक्टिवली हो चुका है और कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बन पाया। आइए अब फेयर वैल्यू गैप के लेवल्स और उनके कारण होने वाले प्राइस रिएक्शन को समझते हैं। स्क्रीन में देखो, हमने फेयर वैल्यू गैप की अपर और लोअर बाउंड्रीज बनाई है।
और साथ ही 0.5 लेवल को भी मार्क किया है। 0.5 लेवल एक काफी स्ट्रॉन्ग एरिया होता है जहां से प्राइस को नॉर्मली बाउंस बैक करना चाहिए, इसलिए इसको हम अपनी पोजीशन के लिए एंट्री पॉइंट भी रख सकते हैं। अब अगर हम FVG की वैलिडिटी की बात करें तो इसको समझना थोड़ा जटिल है, और मेरे हिसाब से जब FVG बुलिश होता है तो प्राइस नॉर्मली लोअर बाउंड्री के नीचे क्लोज नहीं होता। बेसिक रूल ये है कि बुलिश FVG में प्राइस को लोअर लेवल के नीचे क्लोज होना ही नहीं चाहिए, और बेरिश FVG में प्राइस को ऊपर के लेवल को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो इसे इन्वर्टेड FVG माना जाएगा और पहले की मूवमेंट कंटिन्यू होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आइए इस चार्ट की मदद से रियल एग्जांपल्स में इस चीज को समझते हैं। यहाँ पर प्राइस ने एक लिक्विडिटी रेड मारी, जिसके बाद मार्केट में एग्रेसिव बाइंग वॉल्यूम की एंट्री हुई और यहाँ 2 FVG जोन्स बने। प्राइस ने पहली जोन को टेस्ट किया, लेकिन बदकिस्मती से उसको आगे बढ़ने के लिए वॉल्यूम ही नहीं मिला। फिर इसने सेकंड लोअर जोन को टेस्ट किया, जहां पर एक रिजेक्शन ब्लॉक का निर्माण हुआ। इसी कारण प्राइस ट्रेंड की डायरेक्शन में ही चलता चला गया। अब इस चार्ट में देखो, हमने यहाँ 1 डे का टाइम फ्रेम लगा रखा है और यहाँ 2 FVG जोन्स बने हैं। हम क्लियरली देख सकते हैं कि हर FVG जोन की टेस्टिंग के बाद एक नई FVG जोन बन रही है और प्राइस एक बार भी किसी भी जोन के ऊपर बंद नहीं हो पा रहा। इसका मतलब FVG के पास कम से कम इतनी ताकत तो है कि ये प्राइस को रोककर उल्टी दिशा में वापस भेज पाए। आइए अब ऑर्डर ब्लॉक की बात करते हैं। ऑर्डर ब्लॉक एक प्राइस एक्शन एलिमेंट है जो उस प्राइस को दिखाता है जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुई हो। मार्केट को मैनिपुलेट करने वाले इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। कुछ लोग रिवर्सल से पहले की लास्ट कैंडल को ही ऑर्डर ब्लॉक समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक को समझने से पहले हमें चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनानी होगी। रेजिस्टेंस लेवल तब बनता है जब 2 कैंडल्स में पहली बाई कैंडल हो और दूसरी सेल कैंडल हो। जहां पर पहली कैंडल क्लोज होती है और सेकंड कैंडल ओपन होती है, वहीं पर हमारी रेजिस्टेंस बन जाती है। ऐसे ही हम अपने सपोर्ट को भी मार्क कर सकते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस वो लेवल है जहां पर बायर्स और सेलर्स का बैलेंस शिफ्ट होता है। इससे हमें ये अंदाजा हो जाता है कि किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ अपनी पोजीशन को शुरू या खत्म किया होगा। इसलिए इस चीज के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं कि जब भी ये लेवल रिटेस्ट होंगे, मार्केट में बार बार ज्यादा वॉल्यूम आएगा, क्योंकि बड़े प्लेयर यहाँ दोबारा से खरीदारी या बिकवाली करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ऑर्डर ब्लॉक बनते कैसे हैं। दोस्तों, जब रेजिस्टेंस लेवल मतलब बाई सेल कैंडल्स का ब्रेकआउट होता है और प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बनता है। वहीं पर जब प्राइस सपोर्ट जोन के नीचे ब्रेकआउट देता है तो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक बनता है। सपोज करो यहाँ पर एक लिक्विडिटी या इनएफिशिएंसी जोन है। अब प्राइस को इस जोन तक पहुंचने के लिए मार्केट में सेल वॉल्यूम होना जरूरी है जो प्राइस को नीचे धकेल सके। यहाँ पर लोग ये सोचेंगे कि मार्केट नीचे जाएगी और ऐसा सोच के वो शॉर्ट पोजीशन ले लेंगे, लेकिन जोन ऑफ इंटरेस्ट तक पहुंचने पर प्राइस एकदम से ऊपर भाग जाता है। आपके साथ भी अक्सर ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा होता क्यों है? तो मामला ये है कि जिन लोगों ने पहले से कोई ट्रेड ले रखे होंगे उनके स्टॉप लॉस यहाँ लिक्विडिटी जोन के आसपास ही होंगे। बड़े प्लेयर्स इस चीज का भरपूर फायदा उठाते हैं और लोगों के स्टॉप लॉस हिट करवा के सस्ते में खुद की पोजीशन स्टार्ट कर लेते हैं और मार्केट में हम जैसे छोटे मोटे प्लेयर्स की तुलना में हाई वॉल्यूम को पुश करते हैं। ऐसे में मार्केट वहीं से गिरने की बजाय ऊपर उठ जाती है। दोस्तों, सिर्फ इसी कारण आपको बाकी चीजों के साथ मैनिपुलेशन को भी अच्छे से समझना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जब मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करती है तो प्राइस रिएक्ट क्यों करता है? इसके 3 मेन कारण है। पहला और सबसे बड़ा कारण ये है कि बड़े प्लेयर्स की पहले से ओपन पोजीशंस जो उन्होंने प्राइस को नीचे धकेलने के लिए ली होंगी वो अभी भी लॉस में ओपन होंगी। जब बड़े प्लेयर्स को ये अंदाजा हो जाता है कि मार्केट अब ऊपर ही जाएगी, तो जैसे ही प्राइस ऑर्डर ब्लॉक के फर्स्ट हाफ को टेस्ट करता है तो बड़े प्लेयर अपनी पोजीशन से निकल जाते हैं। ऐसे में शॉर्ट पोजीशन के क्लोज होने से बहुत ज्यादा बाइंग वॉल्यूम बनता है और प्राइस ऊपर की तरफ झटका मारता है। अगर ये सेम ही प्रोसेस किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन पर होती है तो झटका और ज्यादा बड़ा होता है। इसका दूसरा कारण है कि ऑर्डर ब्लॉक अनफिल्ड ऑर्डर्स और लिक्विडिटी में बढ़ोतरी के कारण तेजी से रिएक्ट करता है। तीसरा कारण थोड़ा इंटरेस्टिंग है और इसका लॉजिक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन से मिलता जुलता ही है। एक ऑर्डर ब्लॉक खुद ही एक ऐसी जोन है जहां बायर्स और सेलर्स के बैलेंस में चेंज आता है। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक को हायर टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये आपको एक रिजेक्शन ब्लॉक की तरह ही नजर आएगा। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले आप इस एग्जांपल को समझो। यहाँ पर प्राइस बेरिश एफवीजी को टेस्ट करता है जहाँ से इसे सेलिंग वॉल्यूम मिलता है जो बुलिश एफवीजी को रीबैलेंस करने और बराबरी के लोज पर लिक्विडिटी रेड करने के लिए प्राइस को नीचे धकेलता है। इस एरिया में बाइंग वॉल्यूम मार्केट में आता है और प्राइस को दोबारा से ऊपर चढ़ा देता है। रेजिस्टेंस लेवल टूट जाता है और कैंडल क्लोज होते होते आपकी आंखों के सामने एक ऑर्डर ब्लॉक जोन बन जाती है। ये जोन आगे चलकर टेस्ट होती है और जैसा कि आपको हमने पहले बता दिया है मार्केट वैसे ही रिएक्ट करती है। ये नोट करना भी जरूरी है कि जब ऑर्डर ब्लॉक जोन में एफवीजी भी बनता है तो ये उसकी स्ट्रेंथ के लिए एक एडिशनल स्ट्रेंथ का काम करता है।
यहाँ पर देखो, हमें यहाँ पर बेरिश ब्लॉक नजर आ रहा है। मार्केट सपोर्ट लेवल को तोड़ते हुए इसको बार बार टेस्ट करती है और फिर नीचे चली जाती है। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता लगेगा कि मार्केट की हर मूवमेंट इंटरकनेक्टेड है। एक इंस्ट्रूमेंट के सेल और बाई ऑर्डर्स आगे से आगे की पिच तैयार करते रहते हैं, इसलिए आपको जोन टू जोन रूल को समझना चाहिए। प्राइस हमेशा एक जोन ऑफ इंटरेस्ट से दूसरी जोन ऑफ इंटरेस्ट में मूव करता रहता है, लिक्विडिटी से इनएफिशिएंसी में या इनएफिशिएंसी से लिक्विडिटी में, इंटरनल लिक्विडिटी से एक्सटर्नल लिक्विडिटी में या वाइस वर्सा। मार्केट में ऐसे ही चलता रहता है। आइए अब हमारे तीसरे और आखिरी टूल को समझते हैं, जो है रिजेक्शन ब्लॉक। इसका लॉजिक ऑफ ऑपरेशन ऑर्डर ब्लॉक की तरह ही होता है, लेकिन इसकी फॉर्मेशन आप किस टाइम फ्रेम को देख रहे हो या कैंडल की ओपनिंग या क्लोजिंग किस टाइम पर हो रही है उस पर डिपेंड करता है। आइए समझते हैं कि एक रिजेक्शन ब्लॉक को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। एक रिजेक्शन ब्लॉक में दो कैंडल्स होती हैं, जिसमें हमारी एरिया ऑफ इंटरेस्ट है दोनों कैंडल्स की विक्स। विक्स मतलब पूंछ, मतलब टेल्स। फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी कैंडल की विक छोटी है या कौन सी बड़ी है। अगर आपके सामने सिर्फ एक कैंडल लंबी पूंछ के साथ है तो इसको एक सिंपल रिजेक्शन ही समझा जाएगा, और ये एक निशानी है मार्केट में वॉल्यूम की एंट्री की। यहाँ पर अच्छे चांसेस हैं कि अगली कैंडल भी सेम मूवमेंट को ही कंटिन्यू करेगी। इसके अलावा कैंडल की विक के लिए ये जरूरी है कि वो लिक्विडिटी को स्वीप करे या इनएफिशिएंसी को रीबैलेंस करे। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि रिजेक्शन ब्लॉक हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में क्लोज हो जाता है। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट में रिजेक्शन ब्लॉक का क्लोज होना इस टूल के लॉजिक को खराब नहीं करता। आइए इसको एक दो एग्जांपल से समझते हैं। 1 डे टाइम फ्रेम में यहाँ एक रिजेक्शन ब्लॉक बना है। अगर हम इस जोन को मार्क करें और 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं तो हमें दिखेगा कि ये तो लगभग ऑर्डर ब्लॉक वाला ही एरिया है। 1 डे टाइम फ्रेम का एक और एग्जांपल देखो, यहाँ पर एक बेरिश रिजेक्शन ब्लॉक है। अगर हम फिर से 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर स्विच करते हैं तो हमें फिर से एक ऑर्डर ब्लॉक वाली ही जोन नजर आती है। यहाँ पर एक वीक के टाइम फ्रेम में एक रिजेक्शन ब्लॉक है। अगर टाइम फ्रेम को फिर से छोटा करें, मान लो 1 डे का ही कर दिया, तो फिर से हमें एग्जैक्ट सेम ही ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलता है। आइए अब इनएफिशिएंसी को भी अच्छे से समझकर इसका भी मामला सुलटा देते हैं। किसी भी चार्ट पर इनएफिशिएंसी वो एरिया होती है जहां पर कारण चाहे जो भी हो, मार्केट मूवमेंट के दौरान बायर्स और सेलर्स की संख्या में अंतर होने के कारण काफी ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए भी नहीं रह जाते हैं। अगर आपको आश्चर्य हो रहा है कि हम इन छोटे छोटे फ्रैक्टल्स यानी ऐसे छोटे छोटे रिवर्सल पॉइंट्स को इनएफिशिएंसी क्यों नहीं कंसीडर करते, तो मैं आपको बता दूं, फ्रैक्टल्स के पीछे जो ऑर्डर्स होते हैं वो प्राइस डिलीवरी के समय नहीं बल्कि बाद में दिखाई देते हैं, इसलिए उन्हें इनएफिशिएंसी में नहीं कंसीडर किया जाता। अंत में अगर कंक्लूड करें तो फेयर वैल्यू गैप एक अनबैलेंस्ड और इनएफिशिएंट एलिमेंट है जो पोजीशन ओपनिंग, फोकस करो, पोजीशन ओपनिंग के दौरान पैदा हुए अनफिल्ड ऑर्डर्स के कारण बनता है। इसी तरह ऑर्डर ब्लॉक भी एक अनबैलेंस्ड और इनएफिशिएंट एलिमेंट ही है जो ओपनिंग की बजाय पोजीशन क्लोजिंग पर बनता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आज हमने जो भी बताया है ये सब हमारी डीप रिसर्च के बेस पर है। वैसे आप इसमें अपनी नॉलेज भी ऐड करके इस कंसेप्ट को अच्छे से इंप्रोवाइज कर पाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।